मॉर्निंग बच्चों, मैं वंदना हिंदी विद्यालय से आज आपको स्टैंडर्ड 8 सोशल साइंस में चैप्टर नंबर 2 पर्यावरण प्रदूषण के बारे में समझाएंगे। विकास करना मानव का अधिकार है। तो हम सभी जानते हैं कि विकास करना अर्थात बढ़ोतरी करना, प्रगति करना हम मानव का अधिकार है। इसलिए जहाँ जिसमें विकास हो या दिखलाई पड़े उसी विकसित करने के लिए संपूर्ण अधिकार दिया गया है। औद्योगिक क्रांति के बाद विज्ञान की जो खोज है उससे यंत्र ने विकास करने पर बड़े अवसर प्रदान किए हैं। इस विकास से मानव जीवन में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिसमें सृजनात्मकता जो है वो यंत्र विज्ञान में ऐसा मोड़ लाया है जहां उत्पादक का औद्योगिकरण होने लगा है। जैसे कि बिजली है, रेलवे है, टेलीफोन, वाहन, उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक्स जो माध्यम है उनकी कथाएं काफ़ी महत्वपूर्ण पात्र दिखाई देती हैं। प्राकृतिक स्रोत के अमर्यादित उपयोग से पानी, वनस्पति, हवा प्रदूषित होते हैं। तो कहा गया है कि जैसे औद्योगिकरण करने से जितनी सुविधाएं प्राप्त होती हैं उसी प्रकार से इनके जो अमर्यादित रूप से हम लोग इनका उपयोग करते हैं उसकी वजह से जो वनस्पतियां हैं, पानी है, हवा है, ये सारे प्रदूषित हो रहे हैं, जिससे प्रदूषण फैलता दिखाई देता है। उसकी मात्रा इतनी है कि विकास को स्पर्श करने के साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करते जा रहे हैं। इन दोनों को इनके संदर्भ के साथ देखा जाए या समझने का प्रयास करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी बताया गया है। जैसे कि आज के समय में भूमि है, पानी है, हवा, आवाज़, अवकाशीय प्रदूषण खूब ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। उसका बहुत सा विपरीत असर जो होता है वो हमारे मानव जीवन पर और हमारे पर्यावरण पर दिखाई देता है। उद्योगों के शुरू होने से पर्यावरण को प्रभावित करने वाले अनेक प्रकार के प्रदूषण बढ़ गए हैं, जिसमें से हम इस चैप्टर में जो प्रदूषण है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो इसमें हवा, पानी, जमीन का प्रदूषण मुख्य प्रदूषण माना जाता है और यही तीनों हैं जो हमारे जीवन को टिकाए रखते हैं, टिकाए रखने के लिए एक मुख्य तत्व माने जाते हैं। तो आइए हम सबसे पहले प्रदूषण के बारे में जानेंगे। तो पहला प्रदूषण है पानी का प्रदूषण। तो पानी का प्रदूषण अर्थात जैसे जो उद्योग है तो उद्योगों को पानी चाहिए प्रकृति में माल बनाने के लिए, अर्थात तो कुछ अनुद्देश्य पानी अस्वच्छ हो जाता है, अर्थात कह सकते हैं कि अनुपयोगी समझ उसे नदी, नाले या खुली जमीन पर छोड़ दिया जाता है। तो अर्थात ये कह सकते हैं कि उद्योगों के लिए जो पानी की आवश्यकता होती है तो उद्योग के उद्देश्य जो पानी जो अस्वस्थ पानी होता है यानी गंदा पानी होता है जो किसी काम का नहीं होता है उसे नदी या नाले में या अर्थात जो खुली ज़मीन होती है वहाँ पर छोड़ दिया जाता है। तो ये जो खुली ज़मीन में पानी छोड़ने की वजह से जो केमिकल युक्त जो गंदा पानी है वो नदी में जाने से वो पानी नदी को प्रदूषित करता है। उद्योगों द्वारा छोड़ा गया जो पानी है वो नदी के जल प्रवाह को प्रदूषित करता है। साथ ही साथ देखा जाए तो ये जो पानी है खुली ज़मीन पर छोड़ने की वजह से ज़मीन के नीचे उतर जाता है, जिसकी वजह से ये भूगर्भ को प्रदूषित करता है। भूगर्भ अर्थात ज़मीन के अंदर जाता है, तो भूगर्भ यानी ज़मीन के अंदर वाला जो भाग है उसे भी प्रदूषित करता है, जिसकी वजह से अगर हम उसमें फसल वगैरह भी करते हैं तो फसल भी कैसी होंगी, प्रदूषित वाली हो जाती हैं। तो इस तरह से हम देखा जाए तो आज जो शहरीकरण का स्तर बढ़ता जा रहा है, शहरीकरण का अर्थात होता है जैसे गांव की जो जनसंख्या है वो शहरों की तरफ दौड़ती दिखाई देती है। साथ आवास के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा, चिकित्सा के लिए जो गांव के लोग शहरों की तरफ जाते हैं उसे शहरीकरण कहते हैं। तो कहा गया है कि आज के समय में देखा जाए तो शहरीकरण का जो है वो स्तर काफ़ी बड़ा स्तर बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। शहरों की गटरों का जो पानी है वो भी नदियों और तालाबों में ही छोड़ा जाता है, जो पानी प्रदूषित की कड़ी बहुत ही ज़्यादा बड़ी एक समस्या उत्पन्न करता है। जैसे कि औद्योगिकरण से बरसात का पानी भी प्रदूषित होता है। उद्योगों का धुआं, गंध, रसायन पानी के साथ मिल जाते हैं जो ये पानी को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। उद्योगों और कारखानों में उपयोग किया गया गंदा पानी नदी, नाले और ज़मीन पर छोड़ दिया जाता है। तब जो पानी में रहने वाले जलचर प्राणी अर्थात कह सकते हैं कि जो कारखानों, उद्योगों में जो गंदा पानी उसे अगर नदी, नाले में या ज़मीन में अर्थात तालाबों में, नदियों में छोड़ दिया जाता है तो नदी में रहने वाले जो जलचर प्राणी हैं जो पानी में रहते हैं वो जलचर प्राणी भी नष्ट हो जाते हैं। मछलियों के मरने की कई घटनाएं हमने देखी हुई हैं। समुद्र के अंदर तेल रिसाव से समुद्र का पानी है वो भी प्रदूषित होता है। जल प्रदूषित से कॉलेरा, पीलिया, उल्टी जैसे रोग होते हैं। ये एक तरह से आपके लिए क्वेश्चन का आंसर आएगा कि जल प्रदूषण से किस प्रकार के रोग देखने को मिलते हैं। तो जल प्रदूषण से कॉलेरा, पीलिया, उल्टी जैसे रोग देखने को मिलते हैं। शायद इसीलिए यहाँ यात्रा में ऑफिस या स्कूल में जाने वाले जो बच्चों हैं उन बच्चों को पानी की बोतल रखनी पड़ती है। हमारे बहुत सी नदियाँ जो हैं वो एक तरह से देखा जाए तो गटर के समान बन चुकी है, क्योंकि जो गंदा पानी है वो नदियों तालाबों में छोड़े जाते हैं। तो नदियाँ पहले से ही प्रदूषित हैं, तो इसलिए कह सकते हैं
कि अभी समय में मतलब देखा जाए तो बहुत सी जो नदियां हैं वो गटर के समान बन चुकी हैं। नदियों का गंदा पानी खेतों के काम किया जाता है। अब जब नदी का पानी ही गंदा है तो वही पानी हम क्या करते हैं, फसल के लिए उपयोग करते हैं, यानी खेती काम के लिए उपयोग करते हैं। तो इसकी वजह से जो फसल उत्पन्न होती है वो फसल भी कैसी होती है, प्रदूषित, जिसमें फसलें, घास चारा, साग सब्जी होती है वो सारी प्रदूषण से भरपूर होती हैं। प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति या राजनेता या किसान, उद्योगपति, शिक्षित व्यक्ति, कारीगर या कर्मचारी प्रजा के हित के विरुद्ध कार्य करने में थोड़ा सा भी हिचकिचाते नहीं हैं। उद्योगों के पानी को शुद्ध करके नदी नाले छोड़ने चाहिए। सरकार को उद्योगों पर कड़े नियंत्रण रखने चाहिए और हमें भी पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। तो ये जो पॉइंट दिए हुए हैं ये जल प्रदूषण से बचने के लिए अर्थात जल प्रदूषण को रोकने के लिए बताया गया है कि उद्योगों का जो पानी होता है उसे शुद्ध करके नदी में डालना चाहिए। अर्थात तो नदी इन्हें मतलब स्वस्थ नदी में नहीं, नाले में छोड़ने चाहिए इस प्रकार के जो पानी होते हैं। इसके अलावा जो सरकार है उसे भी उद्योगों पर कड़े नियंत्रण रखने चाहिए और हम नागरिक हैं हमें पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है हमारा हवा का प्रदूषण। तो आज का जो पानी की तरह हवा भी प्रदूषित है, जिसकी वजह से संसार की सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। शहर में देखा जाए तो कितने शहर और ग्रामीण में ऐसे क्षेत्र हैं जो निश्चित प्रकार से औद्योगिक जहाँ पर विकसित किए हुए हैं। तो उद्योगों में छोड़ी जाने वाली जो गैस होती है, तो उद्योग जो विकसित होता है उद्योगों में से जो गैसें निकलती हैं वो गैसें धुआं के रूप में क्या होती है, हवा में मिलती हैं, जिसकी वजह से हवा प्रदूषित होता है। आज खनिज का तेल खूब ज़्यादा उपयोगी बढ़ गया है। पेट्रोल है, डीजल है, इन सब से चलने वाले जो वाहन होते हैं उसमें से धुआं निकलता है, जैसे कि गैसें निकलती हैं, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजोपायरिन तथा कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं। इससे क्या होता है कि जो ये हवा होती है वो हवा ऐसी गैसों का प्रमाण खूब ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। जहाँ जंगलों के अधिक प्रमाण में जंगलों का जो प्रमाण है वो अधिक कटने से हवा प्रदूषित होती है। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि जो वृक्ष है वो क्या करता है, तो वृक्ष सबसे पहले तो बरसात लाने में सहायक होता है। वृक्ष ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण में लाता है। जो वृक्ष होते हैं वो हवा को शुद्ध करते हैं। तो आज के समय में जो जंगलों का प्रमाण घट रहा है, यानी जंगल अधिक प्रमाण में कटते दिखाई दे रहे हैं, तो इसकी वजह से वृक्ष और वनस्पति में कम होने से हवा में धूल रजकण उड़कर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वृक्ष कम होने की वजह से जहरीली जो गैस है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसका प्रमाण बढ़ता दिखाई दे रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। हवा के प्रदूषण से फैलने वाली कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि दम चढ़ना वाले रोग होते हैं, हवा में उड़ने से, धूलकण से सर्दी और खांसी जैसे रोग होते हैं। और अधिक प्रदूषण होने की वजह से दम घुटने के कारण प्राणियों की मृत्यु भी होती है। हवा के प्रदूषण के कारण गर्मी की मात्रा खूब ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है, जिससे कभी कभी ऐसी गैस मिलने की वजह से ऐसी बरसात होती है, मतलब जिसे हम एसिड की बरसात कहते हैं। जो एसिड की बरसात होती है वो वनस्पतियों को काफ़ी भारी प्रमाण में नुकसान पहुंचाती है। हवा के प्रदूषण को रोकने के लिए नियम बनाने चाहिए हमें। तो सबसे पहले हमें हवा के प्रदूषण में इतना मेन पॉइंट याद रखने हैं कि जो वृक्ष कम होने की वजह से जहरीली गैसों का प्रमाण बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। प्रदूषण जो होता है हवा का प्रदूषण, उससे फेफड़े की बीमारी है, दम सांस वाले जो रोग हैं, फिर सर्दी खांसी है, इस प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। अधिक प्रदूषण होने की वजह से जो कुछ जीव होते हैं वो उनका जीव का दम घुटने की वजह से उन प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। अधिक गर्मी की मात्रा बढ़ने की वजह से कभी कभी ऐसी गैसों की वजह से इस प्रकार की बरसात होती है, जिससे मतलब पानी जो होता है वो गर्म पानी वाली बरसात होती है, जिसे हम एसिड की बरसात कहते हैं। और वो एसिड की बरसात जो होती है वो वनस्पतियों को खूब ज़्यादा भारी प्रमाण में नुकसान पहुँचाती हैं। तो हमें हवा प्रदूषण को रोकने के लिए किस प्रकार के नियम अपनाने चाहिए, तो वो दिया हुआ है यहाँ कि हवा के प्रदूषण को रोकने के लिए नियम बनाने चाहिए। योग प्रमाण में धुआं या जहरीली जो गैस है उसे फिल्टर हो ऐसे साधन विकसित करने चाहिए। पर्यावरण जागृति का अभियान चलाना चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योग प्रति सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर बंद भी कर देने चाहिए। पेट्रोल डीजल आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करें। इसके अलावा जो प्रदूषण मुक्त ऐसी गैस जैसे कि CNG और PNG का उपयोग करना चाहिए। वाहन में PUC को चुस्त पालन अर्थात समय समय पर PUC करवानी चाहिए। तो इस प्रकार के जो नियम है ये सारे हवा प्रदूषण को नियंत्रण में ला सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा
जमीन का प्रदूषण। जमीन का प्रदूषण आसानी से दिखाई नहीं पड़ता है, फिर भी आज विकसित संसार में जमीन का जो प्रदूषण है वो खूब अधिक परिमाण में बढ़ चुका है। जैसे कि विकसित उद्योग द्वारा जो गटर का पानी है, जैसे हमने अभी जल प्रदूषण में देखा कि जल प्रदूषण में जो पानी होता है वो खुली ज़मीन पर छोड़ दिया जाता है, तो इसी प्रकार से जो उद्योग द्वारा जो गटर का पानी खुली ज़मीन में छोड़ देते हैं उसकी वजह से ज़मीन का प्रदूषण बढ़ता है। उद्योग तथा कारखाने वाले अपनी आवश्यकता से अधिक जमीन प्राप्त करते हैं, जो इनके कहने के अनुसार भविष्य के विकास के लिए होता है। उद्योगों का विकास जब अच्छी खेती करने योग्य जमीन पर होता है तो वह नुकसान होता है। अर्थात कह सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि भविष्य का विकास करने के लिए ये लोग जो ज़मीन उपजाऊ ज़मीन होती है जहाँ फसलें वगैरह अच्छी उत्पन्न हो सकती हैं, ऐसी ज़मीन पर ये लोग उद्योग विकसित करते हैं जो आगे चल के नुकसानदायक होता है। फिर उद्योग और अनुपयोगी ठोस कचरे जो होते हैं वो भी ज़मीन में डालते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पॉलीथीन जो है वो सबसे बड़ा ज़मीन का प्रदूषण होता है, क्योंकि पॉलीथीन को प्लास्टिक मतलब जो होता है वो खूब लंबे समय तक यानी ज़मीन में गड़ने के बाद वो ना तो सड़ता है ना गड़ता है, मतलब जल्दी उसका जो विघटन कहते हैं ना वो नहीं हो पाता है। तो पॉलीथीन जो है वो ज़मीन का सबसे बड़ा प्रदूषण माना जाता है, वो ज़मीन को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। प्लास्टिक देखो यहाँ दिया हुआ भी है, जो प्लास्टिक जो है वो ज़मीन के अंदर सड़कर नष्ट नहीं होता है, बल्कि वो ज़मीन को क्या करता है, नुकसान पहुँचाता है, क्योंकि प्लास्टिक ऐसी चीज़ बताई गई है जो लंबे समय तक उसका विघटन ज़मीन के अंदर नहीं हो पाता है। तो शहरी कचरा जिसमें खोखा, प्लास्टिक, स्क्रैप, रासायनिक पदार्थ होते हैं वो उड़कर अच्छी ज़मीन व खेतों में पहुँच जाते हैं और वो ज़मीन को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। इसी प्रकार किसानों द्वारा अधिक प्रमाण उत्पादन प्राप्त करने वाले रासायनिक खाद का उपयोग अधिक प्रमाण में हो रहा है, जो ज़मीन को क्या कर रहा है, बिगाड़ रहा है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो रासायनिक खाद की जगह हमें कैसी खाद उपयोग में लेनी चाहिए, जैविक खाद। तो कहा गया है कि किसानों द्वारा जो अधिक उत्पादन करने के लालसा में ये लोग जो ज़मीन में मतलब खेतों में रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, तो इसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान होता है, ज़मीन का भी बिगाड़ होता है। तो किसानों को किस प्रकार की खाद उपयोग में लेनी चाहिए, जैविक खाद जो होती है उसे उपयोग में लेना चाहिए। आज उद्योग और गटरों के पानी का उपयोग उपजाऊ ज़मीन में होने से जो तैयार होने वाले अनाज हैं वो सारे अनाज कैसे हो रहे हैं, प्रदूषित हो रहे हैं। साग सब्जियां सारी दूषित हो रही हैं, जिसके कारण टीबी हड्डी से संबंधित रोग होते हैं। तो ये सभी किसके कारण से हो रहे हैं, ज़मीन। तो ये कह सकते हैं कि उपजाऊ ज़मीन में होने वाले तैयार होने वाले जो साग सब्जी हैं वो दूषित हो रहे हैं, जिसके कारण टीबी हड्डी से संबंधित रोग होते हैं। उपजाऊ ज़मीन कम हो जाने से अनाज की कमी उत्पन्न होने की संभावना बढ़ती जा रही है। ज़मीन में प्लास्टिक के मिलने से और कारखानों का जो सूक्ष्म जीव है उन जीवाणुओं का भी नष्ट हो रहा है, वो जीवाणु जो हैं वो सारे नष्ट होते जा रहे हैं। उद्योगों का घन कचरा भी सूक्ष्म जीवाणु के लिए घातक बन चुका है। यह जीवाणु जो हैं ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं। तो जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं, लेकिन प्लास्टिक के मिलने की वजह से ये जीवाणु कैसे हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। अब जब जीवाणु नष्ट होंगे तो ज़मीन वहाँ की उपजाऊ हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। इस तरह से कहा गया है कि परंतु उनके नाश होने से ज़मीन कैसी हो रही है, अनुपजाऊ होती जा रही है, क्योंकि वो ज़मीन को क्या करते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। अब जब वही नष्ट हो जाएंगे तो ज़मीन उपजाऊ कैसे होगी, इसलिए कह सकते हैं कि ज़मीन उपजाऊ होती जा रही है। हम ज़मीन प्रदूषण को रोक सकते हैं ऐसे, तो किस प्रकार रोकेंगे कि हमें जो प्लास्टिक केमिकल्स का उपयोग है वो हमें आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल इसे बंद करेंगे, नहीं कर सकते, पर इसका उपयोग आप आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं, जितनी ज़रूरत है उतना करें। उपजाऊ ज़मीन में उद्योगों की स्थापना नहीं करनी चाहिए, तथा कह सकते हैं सबसे पहले कि प्लास्टिक और केमिकल का उपयोग हमें आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। दूसरी बात कि जो ज़मीन ऐसी है जहाँ उपजाऊ ज़मीन है जिसमें फसल अच्छी होती है, तो अच्छी फसल होने वाली ज़मीन पर ऐसी ज़मीनों पर उद्योग स्थापित नहीं करना चाहिए। भी पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। रासायनिक खाद के बदले हमें जैविक खाद और देशी खाद का उपयोग करना चाहिए। जंतुनाशक दवाओं का उपयोग हमें कम मात्रा में करना चाहिए, और जो अनुपयोगी प्लास्टिक है और जो ठोस कचरे हैं उसे जलाकर उसका पुनः उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार उसका नाश करके उसे दोबारा उपयोग में लिया जा सकता है। इस प्रकार हमें उसका उपयोग करना चाहिए। फिर हरित मित्र जो है, अर्थात कह सकते हैं हरित क्रांति जिसे कहते हैं, जो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, जो पानी की बचत कर सके और प्रदूषण को रोक सके, ऐसी टपक सिंचाई पद्धति का हमें उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये आपका ज़मीन का प्रदूषण कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ध्वनि, अर्थात कह सकते हैं ध्वनि अर्थात आवाज़ का प्रदूषण।
तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो कुछ ज़्यादा ही उत्साही है। उत्साही अर्थात हर प्रकार से आनंद उठाने वाला, मतलब हर प्रकार के यहाँ मनोरंजन, हर छोटे छोटे त्योहारों पे या बहुत बड़े बड़े मतलब लाउड स्पीकर वगैरह बजाकर यहाँ त्योहारों को मनोरंजन किया जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो वायु और जल प्रदूषित के अलावा ध्वनि का जो प्रदूषण है वो भी अधिक मात्रा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। जैसे कि कारखानों में चलने वाले यंत्र, तो कारखानों में जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, बड़े बड़े जो यंत्र होते हैं, वो चलाने की वजह से आवाज़ के कारण जो है मतलब उसकी आवाज़ से आवाज़ उत्पन्न होती है, जिसे हम ध्वनि प्रदूषण कह सकते हैं। इसके अलावा हमारे देश जो है वो कहा ना, अभी समग्र विश्व में रहने वाला प्रजा जो उत्साही प्रिय, मतलब हर प्रकार के त्यौहार से प्रिय है। तो आज पूरे विश्व में देखा जाए तो अनेक उत्सव मनाए जाते हैं। तो उन अनेक उत्सव में मनाने के लिए लाउड स्पीकर है, बैंड बाजा है, ढोल आदि है, इन सबको बजा के डीजे वगैरह बजाते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषित होता है। चुनाव या खेल में जैसे हम जानते हैं कोई भी नेता वगैरह होता है, चुनाव में खड़ा होता है, तो उसके लिए भी अधिक मात्रा में पटाखे फोड़े जाएंगे, बाजे बजाए जाएंगे, तो इस प्रकार से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। शहरों में देखा जाए तो बस, रिक्शा, द्विचक्र वाहन अधिक प्रमाण में चलते हैं। 4 रास्ता गलत जगह पर पार्किंग करने से इन वाहनों की भीड़ होती है जो ध्वनि प्रदूषण को उत्पन्न। तो 4 रास्ता या गलत जगह पर पार्किंग करने की वजह से वाहनों की भीड़ होती है। जब वाहनों की भीड़ होती है तो अर्थात वो क्या करते हैं, हॉर्न बजाना शुरू करते हैं। तो वो हॉर्न भी एक प्रकार का क्या है, ध्वनि का प्रदूषण है। समुद्र और बड़ी नदियों में जहाँ बड़े जहाज और सबमरीन चलते हैं वहाँ पर जल में भी बहुत आवाज़ का प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण से तेज आवाज़ के कारण, यानी ये तो ध्वनि प्रदूषण दिया है, लेकिन ध्वनि प्रदूषण का जो हमारे मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, जीव जंतु पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है वो दिया गया है। तो ध्वनि प्रदूषण अर्थात कह सकते हैं कि तेज आवाज़ के कारण बहरापन, इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, यानी चिड़चिड़ापन आता है। अधिक आवाज़ के प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। प्रकृति पे किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, तो जो अनेक छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो जीवाणु जो होते हैं हमारे लिए जो उपयोगी हैं, उनका नाश होता था, कह सकते हैं उनकी मृत्यु होती है। तो इसलिए कहा गया है कि अस्पताल और विद्यालय और दवाखाने के पास हमेशा नो हॉर्न या साइलेंट प्रीस का चिन्ह लगाने पड़ते हैं। ये वास्तव में ध्वनि प्रदूषण को क्या करते हैं, प्रतिबंध दर्शाते हैं। नागरिक अगर स्वयं समझेगा, अर्थात कह सकते हैं कि ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नागरिक को खुद समझना पड़ेगा। खुद वो समझने की अगर आदत डालेगा तो यही इसका सही उपाय है। जैसे कि हमें उत्सव प्रसंग के समय, जो उत्सव या प्रसंग होते हैं उस समय हमें बहुत अधिक आवाज़ करने वाले वाद्य यंत्र नहीं बजाने चाहिए, पटाखे हमें नहीं फोड़ने चाहिए, वाहनों की सही समय पर हमें मरम्मत करवानी चाहिए, पीयूसी के नियम कड़े बनाने चाहिए, जनसंख्या घनत्व को नियंत्रण में रखना चाहिए। इसके अलावा उद्योग की जो आवाज़ है उसे नियंत्रण करने के लिए वनीकरण को बढ़ाना चाहिए। वाहनों के आवाज़ को नियंत्रण में लाने के लिए मार्ग के दोनों तरफ हमें वृक्ष लगाने चाहिए, मार्ग चौड़े बनाने चाहिए जहां अधिक ट्रैफिक की समस्या ना हो, और वहां वन वे बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम समझदारी करेंगे तो हमारे लिए प्रदूषण से हम बच सकते हैं। पानी कितना अमूल्य है ये हम सभी समझते हैं, फिर भी मिनरल वाटर खरीदते समय हम पानी को संकट की गंभीरता पर ध्यान नहीं देते। सवाल केवल पानी का नहीं है। गांधी जी ने कहा था कि जल, जमीन और जंगल, ये तीनों क्या है, सामूहिक स्रोत हैं, सामूहिक स्रोत हैं। इसका हम मतलब इन चीज़ों पर हम सभी का समान अधिकार बताया गया है। इनके व्यापार की वस्तु बनाना नैतिक अपराध माना गया है। मानव निर्मित समस्याओं में पानी का जो प्रदूषण है वो सबसे आगे है, जिसका उत्तर खोजना हमारे सामूहिक जनचेतना की एक जिम्मेदारी बन चुकी है। आज जो प्रदूषण है, तो प्रदूषण के लिए सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझकर स्वच्छ और स्वस्थ बनने के योग्य उपाय करने चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। यहाँ क्वेश्चन आंसर आपको दिए हुए हैं। प्रदूषण किसे कहते हैं, तो मनुष्य के द्वारा या उद्योग वगैरह के द्वारा फैलाए गए दूषण होते हैं उसे प्रदूषण कहते हैं। जैसे कि हवा और जमीन प्रदूषण, पानी प्रदूषण, ये आप बता सकते हो। मेडिकल वेस्ट प्रदूषण आपको बताना है, तो मेडिकल किस तरह से मेडिकल वेस्ट जो है वो प्रदूषण फैलाते हैं। तो वो ज़मीन का प्रदूषण होता है, उसमें आप बता देना है। मेडिकल वेस्ट में जैसे जो प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, उन्हें फेंक दिया जाता है, जो वो ज़मीन में जाकर क्या होती है, ज़मीन में लंबे समय तक वो विघटन नहीं होती हैं, जिससे ज़मीन का प्रदूषण होता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक साधन किस प्रकार प्रदूषण फैलाते हैं, किस तरह से, तो आप इलेक्ट्रॉनिक साधन का बता सकते हो, जैसे कि डीजे है, लाउड स्पीकर है, इस प्रकार के जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक साधन, ये प्रदूषण फैलाते हैं, जो ध्वनि प्रदूषण कहलाता है, जो मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। आपको कैसा वातावरण अच्छा लगता है और क्यों, तो आप बता सकते हो हमें
शांत और शुद्ध वातावरण अच्छा लगता है। क्यों? तो क्योंकि जो शांत वातावरण होता है वो उससे क्या होता है, मनुष्य का जो स्वास्थ्य होता है वो स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ता है। इसलिए हम लोग सभी मनुष्य जो होते हैं वो शुद्ध हवा लेने के लिए, शुद्ध हवा लेने से क्या होता है, मनुष्य का जो स्वास्थ्य होता है वो अच्छा रहता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छा और शांत और शुद्ध वातावरण पसंद होते हैं। इस प्रकार से आप इसके क्वेश्चन आंसर हल कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको समयानुसार मिलते रहें। धन्यवाद।